हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें हमारा जो एयरवे होता है ये हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो जब भी उसमें कोई पार्टिकल, एलर्जन या फिर इरिटेंट एंटर करता है उसके एयरवे में तो इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एस्थमा की बात करें तो इसमें अगर किसी पेशेंट के एयरवे में कोई भी पार्टिकल या फिर इरिटेंट एंटर करता है तो उनका जो एयरवे होता है ये हाइपर रिएक्टिव हो जाता है और इस रिएक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रोंको स्पाज्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। अब हम देखते हैं एस्थमा की डेफिनेशन के बारे में। Asthma is a chronic inflammatory disease of airway characterized by variable and recurring symptoms, reversible airflow obstruction and bronchospasm। तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसमें हमारे एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं एंड रीअकरिंग हो सकते हैं। रीअकरिंग का मतलब है कि एक बार ठीक हो गए फिर से वो देखने को मिल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ठीक हो रहे हैं। और इसमें जो हमारा एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब वो ठीक हो सकता है। जैसे कि सीओपीडी की बात करें तो उसमें इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसीलिए इसी वजह से हमने एस्थमा को सीओपीडी से हटा दिया था क्योंकि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है एंड सीओपीडी एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एस्थमा में ब्रोंकोस्पाज्म भी देखने को मिलता है। तो एस्थमा क्या था, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था। साथ ही साथ क्योंकि इसमें एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इसको हम पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ भी बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव एयरवे डिसीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्थमा के एटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहले आता है इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब हो सकता है पेशेंट में कोई ऐसे जीन्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन हो गई। ठीक है, या फिर उसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, जैसे पॉलन एलर्जी होता है तो पेशेंट उसके कांटेक्ट में आया और उसको एस्थमा हो गया। क्रोनिक एक्सपोजर टू एलर्जन या फिर इरिटेंट उसकी वजह से हो सकता है। इसमें आ जाएगा जैसे भी कोई भी पर्टिकुलर ग्रास, ट्री, वीड, पॉलन, मोल्ड, डस्ट, एनिमल डेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई एक्साइटेटरी स्टेट हो, जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है या हद से ज़्यादा रो रहा है तो इसकी वजह से भी ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट हो गया, इसका मतलब जैसे कोई पेशेंट माइंस में काम कर रहा है और सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से एस्थमा हो सकता है। अदर फैक्टर्स में हम बात करें तो कोल्ड एयर हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इन्फेक्शन, डाइट एंड ड्रग्स, इन सब के कांटेक्ट में आने की वजह से भी ब्रोंकियल। अब हम कुछ ट्रिगर्स देखते हैं जिनकी वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, जैसे कि एलर्जन हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या फिर ऐसा भी होता है कोई पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो अगर वो हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। कोल्ड एयर की वजह से भी हो सकता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेने से और इरिटेंट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली क्या था, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन थी जिसमें मेनली 3 चीज़ें हो रही थी। सबसे पहले तो हमारा जो एयरवे था वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो रहा था, इसमें रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, साथ ही साथ रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे थे सिम्टम्स के, जैसे कि वीजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, ये सब हो क्यों रहा है बेसिकली, क्योंकि इसके 3 मेन कॉज हैं। सबसे पहले तो ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोजल एडिमा एंड म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल था, वो एलर्जन के एक्सपोजर में आ गया, ठीक है, उसका एलर्जन से एक्सपोजर हुआ। उसके बाद क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये स्टिमुलेट हो जाती हैं। इनके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होता है। मास्ट है ये, ठीक है, मास्ट नहीं है, MAST, मास्ट। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन का मतलब होता है जैसे कोई वेसाइकल हो गया, उसमें काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं,
तो जब वो बर्स्ट करता है तो वो ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। मतलब मास्ट सेल के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट होगा, तो ये डीग्रेनुलेशन की वजह से वो सारा बाहर आ जाएगा। तो अब ये जब डीग्रेनुलेशन हुआ तो इससे क्या क्या बाहर आता है देखते हैं। सबसे पहले तो हिस्टामिन बाहर आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर आता है, ब्रेडिकाइनिन्स बाहर आते हैं एंड ल्यूकोट्राइन बाहर आते हैं। ये सारे हमारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो कि एयरवे को और ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। अब ये हमारे एयरवे में क्या क्या कराएंगे देखिए। सबसे पहले तो ये म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, अब म्यूकस का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना, हमारे एयरवे में पूरा म्यूकस फिल हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन करा देंगे, ब्रोंकोस्पाज्म भी करा देंगे। अब इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारा जो ब्रोंकिया है वो एकदम नैरो हो गया, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। दूसरा इन्फ्लामेशन भी हो गया। इतने से ब्रोंकिया में अब सूजन भी आ गई, इन्फ्लामेशन भी आ गई, रेडनेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, और उसी जितना बचा कुचा एरिया वहाँ पे है, वहाँ पे म्यूकस भी भर गया, पूरे में म्यूकस का सीक्रेशन भी हो गया। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, तो ये काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 तरह की साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि पेशेंट में नॉन प्रोडक्टिव कफ आ सकता है अगर म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, बस इन दोनों का हो रहा है। दूसरा होता है कि इसमें हमें पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग साउंड, चेस्ट टाइटनेस एंड डिज्निया, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, अच्छे से कि मतलब क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ब्रोंकियल अस्थमा में हमें एक क्लासिकल ट्रायड याद रखना होता है कि ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिलती हैं पेशेंट में। सबसे पहले तो व्हीजिंग साउंड, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस वगैरह कलेक्ट हो रहा है। डिज्निया, क्योंकि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और कफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि हमारा जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर म्यूकस भरा है उसको बाहर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। क्या क्या है इसमें, व्हीजिंग है, डिज्निया है एंड कफ है। अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें चेस्ट टाइटनेस देखने को मिल सकता है। नॉक्टूर्नल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। नॉक्टूर्नल सिम्टम्स का मतलब होता है कि रात में आने वाले सिम्टम्स, जैसे कि रात में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है या फिर रात में डिज्निया हो रहा है। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन हो सकता है, एफर्टफुल एक्सपिरेशन हो सकता है, मतलब पेशेंट को काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी एक्सपायर करने के लिए, जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए। ब्रेथलेसनेस हो सकता है, वीजिंग साउंड मिलता है। वीजिंग साउंड होता है एक रिसलिंग साउंड होता है, विस्लिंग साउंड होता है बेसिकली। ठीक है, विसिल की तरह आवाज़ आती है। डायाफोरेसिस देखने को मिल सकता है। डायाफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है जो कि कंपनसेटरी होता है। हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, मतलब ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगा। साइनोसिस देखने को मिल सकता है, मतलब टिश्यू परफ्यूज़न कम हो जाएगा। एंड वाइड एंड पल्स प्रेशर, हमारा जो पल्स प्रेशर होता है वो भी वाइड हो जाएगा। इस पल्स प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये है हमारे ब्रोंकियल अस्थमा के क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जिससे एमसीक्यू काफ़ी पूछा जाता है, वो है पल्सस पैराडॉक्सस। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे पेशेंट इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो उसका 10 mm ऑफ Hg जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। तो इसमें क्या था, बीपी डिक्रीज ऑन इनहेलेशन बाई ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg, मतलब 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है ऑन इनहेलेशन। ठीक है, बीपी की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्लासिकल साइन होता है एस्थमा का। अब हम बात करते हैं एस्थमा के डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बारे में। तो जैसा कि ये भी एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो बाकी रेस्पिरेटरी कंडीशन की तरह हम क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। इसमें स्पायरोमेट्री आ जाता है जो कि हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ये लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए भी होता है और उसकी कैपेसिटी देखने के लिए भी होता है। ठीक है, इसमें हमें पेशेंट का जो FEV1 है वो कम दिखेगा, मतलब फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और जो FEV और FVC का रेशियो होता है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। हम ABG करा सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस। हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हमें इसिनोफीलिया देखने को मिलेगा। इसिनोफिल्स अब क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशन है। इसमें हमारी IgE एंटीबॉडीज़ भी एक्टिव हो रही थी, तो उनके अगेंस्ट में हमें इसिनोफीलिया बढ़े हुए दिखेंगे।
स्पुटम एग्जामिनेशन करने पे वहाँ भी हमें इसिनोफिल्स प्रेजेंट मिलेंगे और इसमें हमें एक क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साइन जिसका नाम है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये हमें ब्रोंकियल अस्थमा के केस में देखने को मिलते हैं। हम इसमें स्किन प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट बेसिकली एलर्जी देखने के लिए होता है। मतलब इसमें हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा तो है बट किस चीज़ की वजह से हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्किन के अंदर हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट में कोई रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है, अगर हो रही होती हैं तो मतलब पेशेंट उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए या फिर एलर्जन के लिए एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उसी वजह से उसको ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है। तो ये सब डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, फिर हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। यूजुअली नॉर्मल आता है बट इसमें कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन या फिर फ्लैटेंड डायफ्राम भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट में एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट अटैक है या फिर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम पेशेंट को साबा देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल। क्योंकि ये रैपिडली एक्टिंग होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसका जो ऑनसेट होता है काफ़ी फास्ट होता है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी। लॉन्ग टर्म थेरेपी में हम पेशेंट को इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं या फिर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारा आता है ब्यूडेसोनाइड एंड बेक्लोमिथासोन। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे एयरवे की इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, उसकी जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी कम करते हैं एंड म्यूकस सिक्रीशन को भी कम करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं इन मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारा आता है सालमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, हम ल्यूकोट्रिन इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट, मिथाइल जेंथिन भी दे सकते हैं जैसे कि थियोफाइलिन एंड IV मैग्नीशियम सल्फेट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट से बोलते हैं कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि डस्ट, पॉलन, स्मोक, कोल्ड एयर, इस सब के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे इन्हेलेशन टेक्निक्स, जैसे कि कैसे MDI यूज़ करते हैं, मीटर डोज इन्हेलर, वो सारा हम पेशेंट को सिखाएंगे। ठीक है, हम पेशेंट से बोलेंगे कि जो भी थेरेपी है उसको कंप्लीट करना है, बीच में खुद से नहीं छोड़नी है मेडिकेशन। ठीक है, और साथ ही साथ हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट सांस लेता है वो तो अपनी नोज़ से लेता है बट जो एक्सपायर करता है वो पर्स्ड लिप से करता है। ठीक है, लिप्स के थ्रू एक्सपायर करता है। तो हम पेशेंट को ये टेक्निक सिखाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट।